गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। हर दिन की तरह हम लेकर हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी होता है, और खबरें भी हम आपको बताते हैं नए अंदाज में। बिल्कुल, तभी हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन है जिसमें खबरों में धार होती है, रफ्तार होती है, और फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस बुलेटिन में जो है वो मिल जाता है। तो हम दो एंकर नहीं बल्कि आपके दो दोस्त लेकर आए हैं आपके लिए एक नए अंदाज में खबरें, और इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको आज का अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अखबार के हर एक पेज की पूरी खबर इस बुलेटिन में होगी। तो श्वेता देखिए, ठंड बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हाँ, परेशानी जिससे बढ़ गई है, लेकिन परेशानी तो प्रीति महंगाई और बेरोजगारी की वजह से भी बढ़ गई है। युवा जो है वो बेरोजगार बैठे हैं, और जब बेरोजगार बैठे हैं तो उनकी शादी नहीं हो रही है। रोहतक में एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां बेरोजगार युवाओं ने बारात निकाली है। दोस्तों को अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं। पगड़ी पहने सजे धजे सैकड़ों दूल्हे और बैंड बाजा बारात। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि कोई सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेरोजगार युवाओं का सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन है। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद की अगुवाई में बेरोजगारों ने ये अनोखा प्रदर्शन किया। आगे जो बारात निकलेंगे कि तो बेरोजगार नौकरी दे दे, समस्याओं का समाधान कर दे। कदे राशन कार्ड काटते हैं बीपीएल के, कदे किम करते हैं, कदे किम करते हैं। तो हम तो आवाज इस बैरी सरकार के कान खोलने के लिए ढोल नगाड़े बैंड बाजा बारात लानी पड़े। प्रदर्शनकारी युवा पहले मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हुए और फिर बैंड बाजे के साथ दूल्हे और बारातियों की शक्ल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगे रखी। लोगों का कहना है कि सरकार को जगाने के लिए उन्होंने ऐसे प्रदर्शन किया। आरोप है कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। युवाओं के ये प्रदर्शन का जो तरीका है वो वाकई में अनोखा है, और दूल्हे बने युवा जो है वो काफी अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि उनकी ये मांग जो है वो पूरी होती है या नहीं, उन्हें नौकरी मिलती है या नहीं। बिल्कुल, तो वहीं अपनी मांगों को लेकर लगातार बक्सर के दौसा में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी नेता है राजनीति कर रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए आप। अम्बेडकर प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण करते ये आरजेडी और जेडीयू के नेता हैं। तस्वीरें बक्सर के चौसा प्रखंड की है, जहां जमीन के मुआवजे को लेकर किसान आंदोलित हैं। किसानों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अम्बेडकर प्रतिमा के नीचे बैठकर 24 घंटे का अनशन किया, जिसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने अम्बेडकर प्रतिमा का शुद्धिकरण किया। संविधान निर्माता को गंदा कर दिया था। अब बताइए, जहां इनका प्लांट है, भारत सरकार का प्लांट है, और उस भारत सरकार के प्लांट को ये चाहते हैं कि बिहार सरकार को की राजनीति कर रहे हैं। अभी इनको शर्म नहीं आ रही है कि इनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, और किसान बाप बाप चिल्ला रहा है पैसे के लिए, लेकिन इनको चिंता कहाँ है। महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि पावर प्लांट केंद्र सरकार ने लगाया है। किसान मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री राजनीति नौटंकी कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी अश्विनी चौबे के सामने किसानों ने बवाल किया था। तो नेताओं का क्या ही कहा जाए, लगातार उनका काम तो है राजनीति करना, अपनी राजनीति चमकाना। किसान अपनी मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नेता गंगाजल छिड़काव कर रहे हैं। आपने सही कहा प्रीति, नेता यही करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही देख लीजिए ना, किस तरीके से वाराणसी में गंगा विलास क्रूज को लेकर अब वो राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं मां गंगा पर बियर बार चलने लगा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने गंगा पर चल रही क्रूज को लेकर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं।
गंगा विलास रिवर क्रूज को पीएम मोदी ने शुक्रवार को ही हरी झंडी दिखाई थी। ये क्रूज स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों के साथ वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक करीब 3200 किलोमीटर की यात्रा को 51 दिनों में पूरा करेगा। यात्रा में 27 नदियों के साथ 50 पर्यटक स्थल जुड़ेंगे। गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। क्रूज का इंटीरियर देश की संस्कृति और धरोहर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इंटीरियर में सफेद, गुलाबी, लाल और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, मगर अखिलेश ने इसे लेकर कुछ और भी सवाल उठाए हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो देखिए प्रीति, गंगा विलास क्रूज की अगर हम बात करें तो वहां न सिर्फ काशी की संस्कृति वहां दिखने को मिलेगी, बल्कि देश के धार्मिक स्थलों का झलक भी इस गंगा विलास क्रूज में देखने को मिलेगा। टेंट सिटी की ही बात कर लीजिए, अध्यात्म और आधुनिकता का संगम है वो एक तरीके से। आपने सही कहा, और इन दोनों योजनाओं से काशी में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का काम होता है हर अच्छे काम में सवाल खड़े करना, हर अच्छे काम में सवाल उठाना। वैसे देश में और क्या कुछ चल रहा है, इस 2 मिनट की रिपोर्ट में देखिए आप। प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक में अगले 3-4 महीने में चुनाव होना है, लिहाजा पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। 12 जनवरी को भी पीएम कर्नाटक के दौरे पर थे और हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था। 19 जनवरी को पीएम यडगिरी और कलबुर्गी जाएंगे और तमाम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कलबुर्गी के मलखेड़ में बंजारा समुदाय के एक सम्मेलन में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। 27 जनवरी को पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेश इकाइयों को दिशा निर्देश दिए हैं। 20 जनवरी से पहले सभी जिलों में आर्ट और पेंटिंग प्रतियोगिता कराने को कहा गया है। साथ ही पीएम की किताब एग्जाम वॉरियर्स को छात्रों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के इन कार्यक्रमों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर ऑफिस में शनिवार को 3 धमकी भरे कॉल आए, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री के सभी कार्यक्रम स्थलों पर ज्यादा सुरक्षा बल तैनात करने को कहा गया है। नागपुर के डीसीपी के मुताबिक सभी कॉल्स की डिटेल निकाली जा रही है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। धमकी देने वाले ने खुद को दाऊद बताया और 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। आज बेंगलुरु में 75वां थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार दिल्ली से बाहर आर्मी डे परेड हो रही है। भव्य आर्मी डे परेड के साथ नई परंपरा की शुरुआत होगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आर्मी डे परेड की सलामी लेंगे। कार्यक्रम में सेना की 8 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी और शौर्य का प्रदर्शन करेंगी। ध्रुव और रौद्र हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद विशेष कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान शामिल होंगे। 2 साल के बाद मुंबई आज एक बार फिर दौड़ी। आज 18वीं मुंबई मैराथन 2023 का आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी के कारण 2021 और 2022 में मुंबई मैराथन का आयोजन नहीं हो सका था। इस वजह से इस बार मैराथन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। 55,000 से ज्यादा लोगों ने इस बार मुंबई मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। मैराथन को लेकर रेलवे ने सुबह 2 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। तो 2 साल बाद आज एक बार फिर से मुंबई दौड़ पड़ी है। मुंबई मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिला। वैसे आज 75वां आर्मी डे भी है और बेंगलुरु में आर्मी डे का आयोजन किया गया है। गणतंत्र दिवस आने वाला है, जिसको लेकर सभी उत्साहित हैं, लेकिन हमारी सेना जो है वो काफी अलर्ट है, क्योंकि आतंकी जो है ना वो साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली में 26 जनवरी से पहले आतंक के नए मॉड्यूल के खुलासे से सनसनी फैल गई है। जहांगीरपुरी भलसवा डेरी इलाके से 12 जनवरी को पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अब तक की पूछताछ से पता चला है कि जगजीत सिंह खालिस्तानी आतंकियों से संपर्क में था। फिलहाल वो खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और कनाडा में बैठे अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था। अर्शदीप डल्ला को पिछले ही हफ्ते गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया है। वहीं दूसरा संदिग्ध नौशाद आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार से जुड़ा हुआ था और डबल मर्डर के केस में सजा काटकर जेल से बाहर आया हुआ था। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार और खालिस्तान टाइगर फोर्स का गठजोड़ ISI ने कराया और भारत में दहशत फैलाने का प्लान बनाया। इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। नौशाद का संबंध जो है वो हरकत-उल-अंसार नाम के आतंकी संगठन से बताया जा रहा है, जबकि दूसरे संदिग्ध जगजीत का संबंध जो है वो खालिस्तानी आतंकी से बताया जा रहा है।
गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रीति आतंकी साजिश रच रहे थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और देखिए किस तरीके से आतंकियों का जो प्लान है वो बेहद खौफनाक है। और ऐसे में एक बार फिर से गला काट गैंग, जो कि उदयपुर में जो घटना हुई वैसी घटना को अंजाम देने की कहीं ना कहीं फिराक में है, लेकिन उनकी पूरी साजिश क्या है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए आप। दिल्ली से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों की निशानी पर पुलिस को भलसवा इलाके के नाले से एक शव के 8-9 टुकड़े मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने एक शख्स की बेरहमी से हत्या की और उसका एक वीडियो भी अपने हैंडलर्स को भेजा। इतना ही नहीं, किराए के जिस घर में जगजीत और नौशाद रह रहे थे, वहां से पुलिस को हैंड ग्रेनेड मिले हैं। इस घर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, साथ ही साथ ब्लड के निशान मिले हैं, जिसके बाद एफएसएल की टीम को बाकायदा यहाँ पर बुलाया गया। पुलिस को दोनों के मोबाइल से आतंकी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट मिला है। सूत्रों का दावा है कि जिस शख्स की हत्या हुई उसके हाथ पर त्रिशूल बना हुआ था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जगजीत और नौशाद को इनके आकाओं ने इन्हें धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए टारगेट किलिंग करने का आदेश दिया था और हत्या का वीडियो भेजने के लिए बोला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। स्पेशल सेल की टीम इनसे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन्होंने अगर कत्ल किया तो किसका किया। तो आतंकी बार बार देश की एकता अखंडता पर प्रहार करते हैं। ये लोगों को भड़काकर देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आतंकी कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी सेना अलर्ट है, हमारी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं और इन आतंकी साजिशों को किस तरीके से नाकाम कर रही है, करारा जवाब दे रही है, वो हम सब ने देखा है। हालांकि करारा जवाब यूक्रेन की सेना भी रूसी हमलों का दे रही है। 2 मिनट में वॉर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 11 महीने का समय बीत चुका है। रूस लगातार यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है और ऐसा ही एक हमला शनिवार को गनीप्रो में हुआ, जहां एक 9 मंजिला इमारत पर रूसी मिसाइल आ गिरी तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरी इमारत चंद सेकंडों में मलबे का ढेर बन गई। इस अटैक में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से मलबे को हटाया और लोगों को वहां से बाहर निकाला। गनीप्रो पर अटैक के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को कॉल किया। सुनक ने मरने वालों के प्रति संवेदनाएं जताई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसके बाद डाउनिंग स्ट्रीट ने यूक्रेन की मदद को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल पीएम सुनक ने यूक्रेन को टैंक और तोपखाने देने का ऐलान किया है, ताकि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को और मजबूती मिल सके। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कीव में धमाकों की आवाज गूंज रही है। जगह जगह सायरन बजने से लोग दहशत में हैं। हमले को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी रूस ने कीव पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी और एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। रूसी रण क्षेत्र में पानी पाइपलाइन बिछाने की ट्रेनिंग कर रहा है। विंटर वॉर जीतने के लिए रूसी सेना पूरी ताकत लगा रही है। बता दें कि रूस बखमुर, जैपोरिजिया, कीव समेत कई इलाकों पर बमबारी कर रहा है। मैदान जंग की तस्वीरें सोलेडर के बाहरी इलाकों से सामने आई हैं। सोलेडर को कब्जे से छुड़ाने के लिए यूक्रेनी सेना ने आज रूसी सैनिकों पर बड़ा हमला किया। हिमारस मिसाइल से अटैक कर रही रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। बता दें कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सोलेडर शहर पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अब यूक्रेनी सैनिकों ने भी सोलेडर में अपने हमलों को तेज कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग को दरअसल 11 महीने बीत चुके हैं और रूस ताबड़तोड़ हमले। दरार वाले घरों पर लगे ये पोस्टर जोशीमठ के हालात बयां कर रहे हैं। संकट अभी टला नहीं है और चुनौतियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो घर रहने के लायक नहीं है, वहां प्रशासन की ओर से अनयूजेबल का पोस्टर लगाया जा रहा है। सीबीआरआई की टीम के साइंटिस्ट दरार वाली हर बिल्डिंग में जाकर जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक क्रैकोमीटर के जरिए दरारों की जांच कर रहे हैं और पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जोशीमठ के उन मकानों में अब क्रैकोमीटर लगाए जा रहे हैं जो ये तय करेंगे कि ये मकान अब रहने लायक हैं या नहीं। 25 जनवरी तक सीबीआरआई जोशीमठ में करीब 3500 घरों की जांच करेगी और सरकार को ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके बाद ही तय किया जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग गिरानी है और कौन सी नहीं।
जोशीमठ में दरार वाले घरों की संख्या बढ़कर 782 हो गई है। अब तक कुल 223 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित परिवारों को अंतरिम राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो देखिए, जोशीमठ के लोग इस समय मुश्किल में हैं, वो बेघर हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में राजनेता राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लोगों का पुनर्वास कराना है, उनको मुआवजे की राशि देनी है, लेकिन इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। सियासत तो दिल्ली में भी हो रही है, राजनीति यहाँ भी गर्म है। प्रीति, मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर कल सीबीआई की टीम पहुंची और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, जानकारी दी, रेड की है सीबीआई ने कहा डेली रूटीन है, लेकिन एक कंप्यूटर सीज किया गया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। दिल्ली के डिप्टी सीएम के दफ्तर के बाहर से सीज इस कंप्यूटर में आबकारी घोटाले से जुड़े कई राज छिपे हैं या नहीं, इसकी जानकारी अब सीबीआई जुटाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस कंप्यूटर की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। सीबीआई को शक है कि इस कंप्यूटर से बहुत सारा डेटा डिलीट किया जा चुका है, जो आबकारी घोटाले से जुड़ा हो सकता है। शनिवार को सीबीआई ने छापा मारा तो सियासत भी तेज हो पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में अब उनके दफ्तर से कंप्यूटर जब्त किया जाना बीजेपी को हमला बोलने का एक और मौका देने जैसा है। झूठ बोलना, आधा अधूरा सच सामने रखना, आधी अधूरी झूठी बात सामने रखना और डाइवर्जन करना विक्टिमहुड कार्ड खेलकर, क्योंकि भ्रष्टाचार तो किया है। अगर घबराने वाली बात नहीं है तो इंक्वायरी से कैसा डर। प्रीति, दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच भी जंग हमने देखी किस तरीके से चल रही है, खींचतान चल रही है। तो राजनीति जो है वो दरअसल गरमाई हुई है। राजनीति तो हमेशा दिल्ली में गरमाई रहती है। हमने देखा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जवाबी विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन इसी के साथ और कुछ क्या हो रहा है दुनिया में, इस पर पढ़ देखिए। तबाही की तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं, जहां टॉर्नेडो की वजह से हर तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि कई मकानों की तो छतें तक उड़ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलबामा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को ढूंढने के लिए प्रशासन घर घर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। राज्य का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने भी 50 लोगों की जान ले ली थी। अमेरिका के कई राज्यों में भयंकर बर्फबारी होती है। ऐसे में पुलिस जवानों को बर्फ पर गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, ताकि भयंकर बर्फबारी के वक्त भी आम लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। तस्वीरें ऐसी ही एक ट्रेनिंग की हैं, जहां एक पुलिस गाड़ी तेजी से आती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो अचानक बर्फ पर अपना कंट्रोल खोने लगती है। पर कार का ड्राइवर फिर भी स्टीयरिंग को संभालता है और गाड़ी को काबू में करने की कोशिश करता है। बता दें कि ट्रेनिंग एक फ्रोजन लेक के ऊपर कराई जा रही है। WHO के लगातार दबाव के बाद चीन ने आखिरकार दुनिया के सामने कोरोना की वजह से मरने वालों के आंकड़ों को उजागर कर दिया है। हाल ही में हुई चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि बीते 1 महीने में चीन में कोरोना की वजह से 60,000 संक्रमितों की मौत हुई है। बता दें कि चीनी सरकार द्वारा जारी ये आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का है जिनकी मौत सिर्फ अस्पतालों में हुई है। ऐसे में घरों में कोरोना की वजह से मरने वालों के बारे में सरकार को कोई आइडिया नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के साथ विवादित मुद्दों को हल करने के लिए फिर से तीसरे पक्ष की मीडिएशन का राग अलापा है। अमेरिका को तीसरे पक्ष के तौर पर हस्तक्षेप करने को कहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति लाने के लिए वैश्विक समुदाय की भूमिका और तीसरे पक्ष की मीडिएशन का स्वागत करेगा। बता दें कि भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर समेत अन्य विवादों के समाधान के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का हमेशा विरोध करता रहा है। जर्मनी में बीते कुछ दिनों से एक छोटे से गांव में इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि एक एनर्जी कंपनी अपनी कोल माइन का विस्तार कर रही है। पहले यहां कुछ लोग ही धरना दे रहे थे, लेकिन अब एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के प्रदर्शन से जुड़ जाने पर मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस गांव में अब हजारों लोगों की भीड़ जुटने लगी है। बता दें कि एनर्जी कंपनी ने पहले ही गाँव के सभी मकानों को खरीद लिया था और यहाँ रहने वाले लोग गाँव छोड़कर जा चुके हैं। कहीं तूफान तबाही मचा रहा है तो कहीं बर्फबारी का सितम जारी, यानी कि दूसरे देशों में भी बवाल कम नहीं मच रहा है। बवाल तो बिहार में भी मचा हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर, रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान चंद्रशेखर ने दिया है, हालांकि वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो इस बयान का समर्थन नहीं करती। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर की कुर्सी अब जाएगी? रिपोर्ट देखिए। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर सरकार में ही तकरार की नौबत आ गई है। आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर जो कहा, उसे लेकर जेडीयू की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। जेडीयू ने साफ किया कि ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ ही एक्शन लेने के लिए आरजेडी पर दबाव भी बनाया जा रहा है।
मालूम है कि बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद पार्टी चुप है। या चंद्रशेखर जी वाले मामले में तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हम उनके बयान के साथ खड़े हैं, तो इसका क्या अर्थ है? अब इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो लोग संज्ञान लें, कार्रवाई करें। आज जरूरत इस बात की है। शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर बीजेपी पहले से ही हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने पटना के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और शिक्षा मंत्री से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा। बीजेपी ने आगे इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। बीजेपी की ओर से ये भी कहा गया है कि भगवान राम का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रीति, बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। साधु संत काफी नाराज हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार आखिरकार फैसला क्या लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन आगे हम बात पंजाब की भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर गैंगस्टर का आतंक लगातार जारी है। दरअसल जालंधर में पुलिस ने गैंगस्टर को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसकी पूरी क्राइम कुंडली क्या है, सिर्फ 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए आप। पंजाब पुलिस ने खूंखार गैंगस्टर जोरा को जालंधर से मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। जोरा को 3 गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में उसे चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हीरापुर के उसी होटल की हैं जिसमें गैंगस्टर युवराज सिंह उर्फ जोरा छिपा हुआ था। पुलिस को उसके यहाँ होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद गैंगस्टर टास्क फोर्स ने होटल का कमरा नंबर 105 को घेरा तो उसने फायरिंग कर दी। उसने जो अभी उसमें फायर कर दिया पुलिस पार्टी पे, 3 फायर किए। जो हमारे एआईजी संदीप गोयल साहब ने बुलेट प्रूफ जैकेट डाली हुई थी, उसमें एम्बेड हुआ एक बुलेट, और पुलिस पार्टी ने भी जवाबी जब फायरिंग की तो उसकी टांगों में गोली लगी और मुलजिम को उसी टाइम हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। गैंगस्टर जोरा ने पुलिस पर 2 फायर किए। एक गोली एआईजी संदीप गोयल की बुलेट प्रूफ जैकेट को लगी। गैंगस्टर जोरा के पास से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। फगवाड़ा में भी बीते शुक्रवार को पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। युवराज के 3 साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। तो इस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली तो आपने देख ली, लेकिन इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का श्वेता। बिल्कुल, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज से टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर भाग्य बदलने वाला शो भाग्य योग आप देख सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अभी तक हमने आपको दिखाई, आगे भी तमाम अपडेट्स आपको देंगे और क्या कुछ है खास ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए 2 मिनट में क्या कुछ हो रहा है वायरल इस वक्त। भयंकर पथराव और संघर्ष की ये तस्वीरें मेरठ से सामने आई हैं, जहां गाड़ी साइड में लगाने को लेकर 2 पक्षों में भयंकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पथराव कर रहे हैं हमारे। मामूली सी बात पर हुए इस खूनी संघर्ष में आरोपियों ने गोलियां भी चलाई, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर डॉल्फिन की कलाबाजी का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है डॉल्फिन समुद्र में छलांग लगाकर पहले हवा में उछलती है, फिर कई बार फ्लिप कर बेहतरीन कलाबाजी करती है। वह एथलीट की तरह हवा में कई बार फ्लिप करती है। 5000 से ज्यादा बार इस वीडियो को रीट्वीट किया गया है। लोग कमेंट कर डॉल्फिन की कलाबाजी की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा फनी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पैसे कमाने के लिए घर में कौवा पाल रहा है। बता दें कि ये नॉर्मल कौवा नहीं है, ये पैसे चुराने वाला कौवा है। बीच बाजार राह चलते लोगों के पास से जब भी पैसे चुराने का मौका मिलता है, ये कौवा हाथ साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसका दराज में रखे ढेर सारे नोटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए एक पाइथन को भी खाना खिला रही है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का माथा चकरा गया कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन इस वीडियो में एक ट्विस्ट है। वीडियो में दिखाई दे रहा है ये अजगर असल में ग्राफिक्स के जरिए एडिट करके डाला गया है, जिसे देखने में ऐसा लग रहा है कि अजगर लड़की के साथ ही टेबल पर बैठा हुआ है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हाथी अपनी सूंड से हमला करता नजर आ रहा है। पहले तो वो हाथी अपनी सूंड से एक दूसरी युवती को छूता है जो उसकी सूंड को सहला रही है। अचानक उसके बगल वाली युवती अपना फोन निकालकर उसकी फोटो खींचने लगती है। तभी हाथी अपनी सूंड को तेजी से घुमाता है और उस युवती के चेहरे पर जड़ देता है, जिसके बाद युवती पीछे लुढ़क जाती है।
प्रीति, देश और दुनिया में कितनी चीजें देखिए वायरल होती रहती हैं। कई बार तो लोग जानबूझकर चर्चा में सिर्फ आने के लिए अजब गजब वीडियो बना देते हैं और देखिए वायरल भी हो जाते हैं। और श्वेता, इस वक्त चर्चा में तो काशी की टेंट सिटी भी है। गंगा की रेती में आध्यात्मिक और आधुनिकता का संगम देखने को जो मिल रहा है और इसी के साथ टेंट सिटी पर पर्यटक भी पहुंच रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। वाराणसी में गंगा की गोद पर अध्यात्म और आधुनिकता की टेंट सिटी आज से पर्यटकों के लिए खुल गई है। 270 तंबुओं के इस शहर से आज से पर्यटकों का आना शुरू हो जाएगा। सभी पर्यटक बजड़े में सवार होकर टेंट सिटी पहुंचेंगे, जहां रेड कार्पेट से गुजरते हुए वो अपने कॉटेज तक पहुंचेंगे। आज से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तमिलनाडु के 20 पर्यटक टेंट सिटी पहुंच रहे हैं। सभी का भारतीय परंपरा के मुताबिक स्वागत किया जाएगा। सोमवार को 100 से अधिक पर्यटक टेंट सिटी पहुंचेंगे। केटरिंग से जुड़े सभी स्टाफ पहले ही तंबुओं के शहर में पहुंच चुके हैं। सांस्कृतिक आयोजनों के लिए टेंट सिटी में शानदार स्टेज तैयार किया गया है। टेंट सिटी को गंगा दर्शन विला, रॉयल विला, काशी स्वीट, प्रीमियम, डिलक्स टेंट की कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर्यटकों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 13 जनवरी को पीएम मोदी ने वाराणसी की टेंट सिटी का उद्घाटन किया था। तो देखिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन चुकी है और इसी के साथ मैं तो कहूंगी आपसे कि काशी एक बार जरूर जाना चाहिए। काशी की बात कर रहे हैं प्रीति, तो मथुरा की बात भी कर ले। मथुरा की सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी मथुरा पहुंची शनिवार को और वहां कृष्ण मंदिर। इससे मेरे लिए बहुत ही गर्व की विषय है कि ऐसा मंदिर में, राधा रमन मंदिर में नृत्य किया और आज गाना भी गाने का अवसर मिला और वो भी शिष्टाष्टकम और कुछ भजन हमने गाए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी बेहतरीन एक्ट्रेस और डांसर तो है ही, लेकिन देखिए पहली बार उन्हें सुनकर ऐसा लगा प्रीति कि कितनी अच्छा वो गाती भी। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, क्योंकि हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है, इसीलिए वो मथुरा आती जाती भी रहती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स की क्या कुछ खबरें अपने दर्शकों को फटाफट इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। तब तक चलिए। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। हालांकि भारत सीरीज के 2 मैचों को पहले ही जीतकर सीरीज को अपने नाम कर चुका है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के पास इस फाइनल मैच की वजह से मौका है कि वो श्रीलंका को 3-0 से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप करे। बता दें कि आखिरी मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव की कम ही संभावना है। बीसीसीआई ने अगली सीरीजों के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है। इसमें टेस्ट, वनडे और T20 टीमें शामिल हैं, लेकिन टीम में संजू सैमसन को कहीं जगह नहीं मिली है। फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज की तीनों ही टीमों से संजू सैमसन का नाम गायब है। फैंस ने संजू को टीम में नहीं चुने जाने पर बीसीसीआई को ट्रोल किया। फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने तरह तरह के रिएक्शन दिए। ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फरवरी-मार्च में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 9 फरवरी से नागपुर में खेला जाएगा। साथ ही बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाती रही है, लेकिन अब इसमें बदलाव करके 5-5 मैचों की 2 टेस्ट सीरीज खेली जाएंगी। भारत की अंडर 19 विमेंस टीम ने T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत से की है। भारत ने ग्रुप डी के मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया है। दरअसल साउथ अफ्रीका के बेनोनी में अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप जारी है और चैंपियनशिप के पहले दिन भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और UAE ने अपने मुकाबले को जीता है। भारत की जीत में कप्तान शेफाली वर्मा और श्वेता सहरावत का अहम योगदान है। कप्तान शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लिए। भारत की स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा पहले ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हैं। दरअसल 16 जनवरी से शुरू होने वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम मुकाबला होगा। मैच से पहले सानिया ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लाइफ मस्ट मूव ऑन। सानिया ने बताया कि वो अपने 4 साल के बेटे इजहान मिर्जा के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हैं ताकि बेहतर परवरिश की जा सके। बता दें कि सानिया मिर्जा 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी है। तो देखिए, आज टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ तीसरा वनडे खेलने उतर रही है और उम्मीद ये है कि ये मैच जीतकर टीम क्लीन स्वीप करेगी। बिल्कुल, बात तो क्रिकेट की हुई, अब बात जरा वंदे भारत की कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत की सौगात जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत की सौगात देंगे। सुबह करीब 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वारंगल और सिकंदराबाद में रुकेगी।
पीएम मोदी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी, जो नई दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। इसके बाद अब तक देश में 7 वंदे भारत ट्रेनें चलने लगी हैं, जिनकी संख्या आज से 8 हो जाएगी। वंदे भारत ट्रेन ने दरअसल रेलवे को एक नई रफ्तार दी है और ये 8वीं वंदे भारत है प्रीति, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देने वाले हैं। बिल्कुल श्वेता, लेकिन इसी के साथ सर्दी और कोहरे का सितम लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, रद्द हुई हैं, रफ्तार पर सीधा सीधा असर पड़ा है। लेकिन सर्दी और कोहरे के सितम की और क्या कुछ खबर है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में आजकल जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसी बीच वहां रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल शनिवार को मौसम में हल्का सुधार हुआ है और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को एक बार फिर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 18 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है और लोगों से तड़के सुबह या रात को वाहन न चलाने की अपील की है। बता दें कि नॉर्थ इंडिया में भयंकर कोहरे की वजह से जम्मू रेलवे स्टेशन पर 10 ट्रेन देरी से पहुंची। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच जवानों की मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे इंटरनेट पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीआरपीएफ के जवान भारी बर्फबारी और बर्फ के बीच वॉलीबॉल खेल का आनंद ले रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि मैदान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और इस पर जवान कूदते हुए वॉलीबॉल की गेंद को फेंक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ताजा बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिख रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल चुके हैं। कोई इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है, तो कोई बर्फ के साथ मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 16 जनवरी के बाद और ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। बता दें कि अब तक की स्नोफॉल की वजह से हिमाचल प्रदेश की 276 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 172 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों गाँव की बिजली गायब है। दिल्ली एनसीआर का मौसम तेजी से बदल रहा है। शनिवार को गाजियाबाद में हुई हल्की बारिश और उत्तर पश्चिम दिल्ली से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे एनसीआर का मौसम और ठंडा कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो ये बस शुरुआत है और आने वाले 2 दिनों में पारा और लुढ़कने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अगले हफ्ते की शुरुआत में टेम्परेचर 3 डिग्री के करीब पहुँच सकता है, लेकिन लोगों को आज से ही मौसम में बदलाव और ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में मौसम करवट ले रहा है। सभी राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर अपने इस साल के रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, उत्तरी राजस्थान में अगले 5 दिनों तक सुबह और रात को घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा में अगले 2 दिनों तक कोहरे का अलर्ट है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और बर्फीले तूफान का असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। बिल्कुल, मौसम ने करवट ली है और उत्तराखंड में देखिए, उत्तरकाशी में 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। सेब किसानों के चेहरे तो खिले हुए हैं, लेकिन आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खूबसूरत वादियां, बर्फ की सफेद चादर से ढके मकान, रोमांच से भर देने वाली ये तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मां गंगा के धाम गंगोत्री की बर्फबारी की तस्वीरें अद्भुत हैं। बर्फ से ढका मंदिर परिसर और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री में शनिवार से बर्फबारी शुरू हुई है, जिससे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि बर्फबारी सेब बागानों के लिए बहुत जरूरी है। किसानों के साथ साथ जंगल पर बर्फबारी का अच्छा असर पड़ता है। बर्फबारी होने से पानी रिसाइकल हो जाता है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिन उत्तराखंड, यूपी, बिहार से लेकर पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप रहेगा। यार प्रीति, जो बर्फ से वादियां ढकी रहती है ना, उन्हें देखकर हिल स्टेशन जाने का मन होने लगता है। लेकिन पहाड़ों पर जिंदगी ना आसान नहीं होती, खासकर जब ऐसा मौसम हो ना, तो वहाँ बहुत मुश्किलें होती हैं। श्वेता, आपने एकदम सही कहा। और कश्मीर घाटी में बर्फीले तूफान से दहशत है। खासतौर पर गांदरबल और बांदीपोरा में लोग डरे हुए हैं और इसको लेकर बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया है, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है। रिपोर्ट देखिए आप।
एवलांच आते ही अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। बर्फ का पूरा पहाड़ तेजी से नीचे की ओर आता रहा और वहां मौजूद लोग घबरा गए। इस दौरान कुछ लोग कमरे के अंदर जाने के लिए भी कहने लगे। वीडियो जम्मू कश्मीर के गांदरबल का है, जहां सरबल इलाके में शनिवार को बर्फीला तूफान आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बर्फ तेजी से नीचे खिसकती है। जिस जगह लोग हैं वहां पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फीली हवा है। गनीमत ये रही कि इस बर्फीले तूफान से जान माल को नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही एवलांच का अलर्ट जारी किया था, लिहाजा लोग भी सतर्क थे। गांदरबल के अलावा बांदीपुरा में भी बर्फीला तूफान आया। ये वीडियो देखिए कैसे बर्फीले पहाड़ों से एक बवंडर नीचे की तरफ आ रहा है। बर्फ का बड़ा हिस्सा तेजी के साथ आता है। ऐसा लग रहा है मानो जमीन पर बादल आ गए हो। हालांकि इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। तो बर्फीले पहाड़ों से बवंडर अचानक से नीचे आता है और बचने का मौका तक नहीं देता, और खास तौर पर एवलांच में ऐसा ही होता है। सर्दी के सितम की बातें प्रीति बहुत हो गई, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की बातें भी कर ले। फिल्म जगत में क्या कुछ हो रहा है 2 मिनट में एंटरटेनमेंट दिखाते हैं, देखिए जरा, तब तक हम वॉक लेते हैं। बॉलीवुड के मेगा स्टार सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच शाहरुख खान क्रिकेट के मैदान पर अपना जलवा बिखेरने के लिए इंटरनेशनल लीग T20 के उद्घाटन समारोह में दुबई पहुंचे, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस दौरान शाहरुख के साथ पठान की फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, उनकी वाइफ ममता आनंद और किंग खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी दिखी। इस वीडियो में शाहरुख खान ममता आनंद का हैंडबैग संभालते हुए नजर आए, जिसे देखने के बाद फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा फिल्मों से जुड़े अपने हर किरदार में जान डाल देते हैं, लेकिन अब रणदीप हुड्डा से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। एक्टर घुड़सवारी के दौरान नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्टर को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स ने रणदीप को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी है। एक्टर को इसके लिए सर्जरी से भी गुजरना पड़ सकता है। राखी सावंत से निकाह की बात को आदिल ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल आदिल ने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला है कि राखी के साथ उनकी शादी 7 महीने पहले ही हो चुकी है। आदिल का कहना है कि वो और राखी भले ही शादी कर चुके हों, लेकिन उनकी फैमिली ने राखी को उनकी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है और वो अपने परिवार को फिलहाल मनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही वो दोनों इस शादी से कितने भी खुश हों, लेकिन उनके परिवार वाले खुश नहीं है। जैसलमेर में जवानों के साथ सोनू सूद के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने जवानों संग खूब डांस किया। सोनू सूद पवन सिंह के भोजपुरी गाने तू लगावे जब लिपस्टिक पर जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आए। अब सोनू सूद के इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। बीते दिनों तारा सुतारिया और आदर जैन के ब्रेकअप की खबरें आ रही थी। हालांकि अलग होने की खबरों के बीच तारा ने गिना गेग की फोटोज शेयर की हैं। फोटोज में तारा किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई नजर आ रही हैं। वाइट आउटफिट में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद से ही तारा के फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही यूजर्स ये कयास लगा रहे हैं कि आदर और तारा का पैचअप हो गया है या तारा किसी और को डेट करने लगी हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में नॉनवेज खाने को लेकर रोक लगा दी गई है। कॉलेज कैंटीन में मांसाहारी खाने पर रोक लगाई गई है। कॉलेज कैंटीन में अब से नॉनवेज नहीं मिलेगा। कुछ छात्रों ने फैसले पर एतराज भी जताया है। हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान सामने आया है। कोरोना के बाद से नॉनवेज खाने पर रोक लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली के हंसराज कॉलेज से एक खबर है जहां पर नॉनवेज खाने पर रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि कैंटीन में मांसाहारी खाना नहीं परोसा जाएगा। और इसी के साथ कुछ छात्रों ने इस फैसले पर एतराज भी जताया है, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोरोना के बाद से नॉनवेज खाने पर रोक लगी है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, देश की राजधानी दिल्ली के हंसराज कॉलेज से खबर है जहां पर अब नॉनवेज खाने पर रोक लगा दी गई है।